नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है साथियों। और अपन इतिहास की अपनी कक्षा में बड़े महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गए थे और उस बिंदु का नाम था राजस्थान का राजवंश। और राजस्थान के राजवंश में हम चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं और चौहान राजवंश में हम महत्वपूर्ण शासकों तक पहुंच गए हैं। हम अंत में अपन बात कर रहे थे अजय राज चौहान के बारे में, जो कि कुछ बातें बची हुई है। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जैसे कि सांबर के चौहान वासुदेव चौहान से शुरू होते हैं और अजय राज तक आते आते ये कि मतलब अजमेर के चौहान बन जाते हैं, यानी अजमेर की स्थापना हो जाती है 1113 ईस्वी में। तो अजय राज चौहान के बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे और हम जिस व्यक्ति के बारे में अंत में चर्चा कर रहे थे वह था अजय राज चौहान। और अजय राज के बारे में हमने ये बात की थी कि इसका जो काल था वो 1105 से 1133 ईस्वी इसका काल था। तो हमें ये भी याद है और इसके संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ ली थी। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की जाती है और वहीं पर अजमेर दुर्ग का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। मैंने ये भी बताया अजमेर दुर्ग का दूसरा नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, वो हमने बात कर दी थी कि उधर मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया और उड़ना राजकुमार के नाम से मशहूर थे। तो वो अपनी पत्नी तारा को लेकर एक बार अजमेर के भ्रमण पर आए तो वहां पर देखा दुर्ग की हालात क्षतिग्रस्त थी, इसलिए उसका पुनर्निर्माण करवाया गया और उस दुर्ग का नाम अपने पत्नी के नाम पर तारागढ़ रख दिया गया। तो मित्रों, आप लोगों को मुझे लगता है वहां तक सारी चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बतानी थी कि इसे राजस्थान का, इस दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर। यानी जो अपना कौन सा दुर्ग है ये बनाया गया इसी के द्वारा, अजमेर दुर्ग। और इस अजमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। विशप हेबर ये बात कहता है जिब्राल्टर। तो ये बात भी आपको याद करनी है, राजस्थान का जिब्राल्टर। और ये बात कहता कौन है, विशप हेबर। ठीक है, विद्वान है विशप हेबर। तो आपको ये बात सीधी सीधी याद करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ अजय राज से संबंधित और भी बातें बता देता हूँ। एक हम बात कर रहे थे अंत में कि अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए। क्या चलाए, चांदी के सिक्के। और चांदी के सिक्कों में ये क्या करता था, ये अपना खुद का नाम और अपनी पत्नी का नाम उस पर अंकित करवाता था। तो वो सिक्के किस नाम से थे, श्री अजय धर्मश नाम से। और उस पर किसका नाम था, यानी पत्नी, और पत्नी का नाम क्या था, सोमल देवी का उन सिक्कों पर क्या था, नाम उत्कीर्ण था। तो ये बात ध्यान रख लेना है, नाम उत्कीर्ण। ठीक है, सिक्कों पर है ना। ये किसकी पत्नी थी, अजय राज की, और पत्नी का नाम क्या था, सोमल देवी, और इन सिक्कों पर उनका क्या था, नाम उत्कीर्ण था। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में कुछ आप लोगों को और भी बात बताना चाहता हूं। अगर अपन बात अजय राज की करें तो एक बात ये ध्यान रख लेनी है, ये अजय राज क्या करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज पर आक्रमण कर, ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। कन्नौज पर आक्रमण कर मालवा के शासक नरवर्मन को हरा देता है। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। ठीक है, तो अब एक बात ये स्पष्ट हो गई, आपको याद भी रखना है, सरल सा भी है कि यह आक्रमण किसके ऊपर करता है, कन्नौज पर, और हराता किसको, मालवा के शासक को। तो स्पष्ट हो गई ये बात कि मालवा के शासक का अधिकार, ये कन्नौज पर उसने अधिकार कर रखा था। और ये बंदा यानी अपना अजय राज चौहान जाकर उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसको क्या कर देता है, हरा देता है। तो कहने का मतलब कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। एक अजय राज की और अच्छी बात थी, वो थी चौहानों का निर्माण काल। ध्यान देना भाई, अजय राज के काल को कहा जाता था चौहानों का निर्माण काल। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं स्वर्ण काल, ध्यान देना,
विग्रराज चतुर्थ आएगा, विष्णुदेव है ना चौहान आएगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वो चौहानों का क्या था, स्वर्णकाल था। ये चौहानों का क्या है, निर्माण काल है। तो ये प्रश्न भी आपके याद होना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, ये व्यक्ति क्या करता है, ये मैंने 1133 इसके पूरा जीवन काल है, और 1130 ईस्वी में कहा जाता है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, है ना, ये गोपीनाथ, ये बात है ना चौहानों का निर्माण काल, ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये बात कही जाती है चौहानों का निर्माण काल। और 1130 ईस्वी में ये व्यक्ति ले लेता है क्या, संन्यास, क्या ले लेता है, संन्यास। और संन्यास लेकर अपना बचा हुआ जो जीवन है, यानी अंतिम समय कहाँ पर बिताता है, अंतिम समय पुष्कर झील के निकट, पुष्कर झील के निकट ये क्या बिताता है, अपना अंतिम समय बिताता है। तो ये बात आप लोगों को सीधी याद कर लेनी है। दोबारा देख लो, ये था अजयराज चौहान, अजयराज 1105 से 1133। बाकी बातें हमने कल की। अजय मेरुदुर्ग की बात कर ली, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय स्थल। अगर सारी बातें अपन दुर्गों में करने वाले हैं। चांदी के सिक्के, श्री अजय धर्मस के नाम से पत्नी सोमल देवी का उसके ऊपर नाम उत्कीर्ण है। कन्नौज पर आक्रमण कर मालवा के शासक नरवर्मन को यह हरा देते हैं। और चौहानों का इन्हें क्या कहा जाता, चौहानों का इसके समय को निर्माण काल कहा जाता है। गोपीनाथ शर्मा ये बात कहते हैं। और 1130 ईस्वी में क्या ले लेता है, संन्यास। और संन्यास लेकर के ये राजगद्दी यानी शासन का कार्य किसे सौंप देता है, अपने पुत्र। और पुत्र का नाम क्या है, अर्णोराज। पुत्र का नाम क्या है, अर्णोराज। और ये गद्दी संभाल लेता है। ठीक है, पूर्ण रूप से राजा बनता नहीं क्योंकि अभी पिता जीवित है। ठीक है, तो अब अपन अगले शासक की बात करेंगे। अजयराज के बाद में जो शासक बनने वाला है वो कौन है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो अंत में हमने अभी नाम लिखा है। बड़ी महत्वपूर्ण शासक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इनको बस एक एक पिन पॉइंट इनका इस प्रकार पकड़ना है और इसी प्रकार इसको पढ़ना है। किताबें भरी हुई मिलेगी लेकिन हमें तो उनका सार पढ़ना है। तो अगला अपना शासक है वो कौन सा है, अर्णोराज। शासक का नाम क्या है, अर्णोराज। और इसे ही क्या कहते हैं, अन्ना जी। ध्यान दे लेना, अर्णोराज को क्या कहते हैं, अन्ना जी। ठीक है, और जब अन्ना जी की अपन बात करेंगे कि इनका जो शासन काल था वो कब से लेकर कब था, तो ये अर्णोराज का अपना स्वतंत्र शासन कब शुरू होता है, 1133 ईस्वी से लेकर के ये व्यक्ति रहता है 1155 ईस्वी। बहुत सरल है, 1155 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अर्णोराज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की। इस प्रकार पढ़ेंगे साथियों, कभी भी हमें क्या नहीं करना पड़े, भूलना नहीं पड़े और दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, एक साथ ही क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखो, अर्णोराज की जब बात करेंगे तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक है। और अर्णोराज के समय एक अच्छी सी बात हमें ये याद करनी होती है, और वह कौन सी होती है, इसके समय एक महत्वपूर्ण झील का निर्माण करवाया जाता है और वो अजमेर के अंदर झील है। उस झील का नाम है आना सागर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस प्रकार बता रहा हूँ, 1137 ईस्वी का ये समय होता है। 1137 ईस्वी को नदियों का नाम है चंद्रा, या इसे कह सकते हैं बांडी नदी। और इन नदी पर क्या करते हैं, नदी पर बांध बना करके आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण। एक बात आप लोग और याद कर लेना, ये जो निर्माण है मित्रों, निर्माण के पीछे भी एक वजह है कि क्यों करवाया गया। कुछ इतिहासकार ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन यहाँ ये कोई मतलब सही तो ठहरता नहीं, लेकिन फिर भी देते हैं। तो आप ध्यान दे लेना कि निर्माण मतलब ये झील किस लिए निर्माण करवाई गई। लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये बात कहते हैं कि तुर्की सेना के रक्त से रंजित भूमि को साफ करने के लिए, तुर्की सेना के रक्त से रंजित भूमि को साफ करने के लिए इस झील का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। तो ये बात कुछ इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद कर लेनी है।
और 1137 इसमें चंद्रापांडी नदी। एक बात और बता देता हूँ, ये जो झील है आना सागर झील है, ये जो आना सागर झील है ना, ये नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य है। तो ये भी बात अगर आ जाए कई बार तो आपको याद रख लेना है। नाग पहाड़ कहाँ पर है, सब जानते हो नाग पहाड़ कहाँ है, अजमेर में नाग पहाड़ हुआ है। तारागढ़ की चर्चा हम कर चुके हैं के मध्य एक तारागढ़ बूंदी वाला है और ये तारागढ़ कौन सा है, अजमेर वाला। अभी बात हम कर चुके हैं इसकी। तो आना सागर झील का निर्माण। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये जो आना सागर झील है ये मुगल बादशाहों से भी जुड़ी हुई है। वो कैसे, अभी बात करते हैं। हालांकि इस समय मुगलों का यहाँ पर कोई क्या नहीं था, अस्तित्व नहीं था। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की क्या की जाती है, स्थापना बाबर के द्वारा। लेकिन अभी तो काफी टाइम पीछे चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ बाद में क्या होता है, मुगल राजवंश का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग इसके सीक्वेंस की बात करो तो सबसे पहले कौन राजा बनता है मुगलों में, बाबर के बाद हम सब जानते हैं कौन बनता है, हुमायूं। और हुमायूं के बाद जो शासक बनता है वो कौन है, अब हमें पता है हुमायूं के बाद अकबर बनता है। कौन बनता है, अकबर के बाद अपन बात करते हैं जहांगीर की, और जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद क्या, औरंगजेब। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शासकों की हमने यहाँ चर्चा इसलिए की है कि इनमें से हमें 1 2 शासक 3 शासकों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैंने आप लोगों को ये मुगल काल का मतलब एक सीक्वेंस बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, इन्हीं शासकों में हमें इन 3 की जरूरत अभी पड़ने वाली है। कैसे पड़ेगी देखते हैं। अगर बात आना सागर झील की करें तो एक बार क्या होता है, मुगल बादशाह है। ठीक है, मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का क्या नाम है भाई, सबसे पहले मैंने आप लोगों को चिन्हित करवाया वो कौन है, जहांगीर। तो जहांगीर यहाँ पर क्या करता है, आता है जहांगीर और आकर के क्या काम करवाता है, ध्यान देना। इस आना सागर झील के निकट एक उद्यान का निर्माण करवाया जाता है और उस उद्यान का नाम क्या है, शाही बाग। उसे ही कहते हैं शाही बाग और उसे ही कहते हैं दौलत बाग। क्या कहते हैं, दौलत बाग। और उसी बाग का जो नाम है वो कौन सा है, दौलत बाग। और वर्तमान में ये है अब क्या है, सुभाष उद्यान। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी है कि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ आते हैं आना सागर झील की सैर पर और यहाँ पर क्या काम कर देते हैं, दौलत बाग का निर्माण करते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है, सुभाष उद्यान है। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, यही सुभाष उद्यान है और यहाँ पर क्या होता है आपको बताता हूँ कि यहीं पर आपको याद होगा नूरजहां की माँ और माँ का नाम क्या है, अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम के द्वारा मित्रों गुलाब से इत्र का निर्माण किया जाता है। गुलाब से इत्र का निर्माण। इत्र तो आप सब जानते ही हो और अपर लो सेंट। ठीक है, तो अब बात हमारा समझ में आ गई। अब अगली बात अपन करते हैं, इसी से संबंधित एक शासक की बात हुई। दूसरा कौन सा उधर हमने लिख रखा है ना, मुगल बादशाह एक और आता है और वह कौन सा है, शाहजहां। और शाहजहां यहाँ आकर के निर्माण कार्य करवाता है एक, और वो क्या है, बारादरी का निर्माण कौन करवाता है, शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 2 मुगल दरबार, तीसरा व्यक्ति आता है। उससे पहले मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ आपको, वो क्या है, वो ये है कि ये जो अर्णोराज चौहान है अपना अर्णोराज चौहान, ये क्या करता है कि यहाँ पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। वराह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक प्रमुख अवतार है। तो ध्यान देना, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है,
वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? आनाजी। कौन करवाता है भाई? आनाजी। और जब अपन आनाजी की बात कर रहे हैं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, तो ये आदमी है जो औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब सुन्नी कट्टर मुसलमान है, हिंदुओं का ये क्या था? सख्त विरोधी था। और आप लोगों को याद होगा बनारस हिंदू फरमान आप लोग जानते होंगे, इसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़ने का क्या दिया था? स्पष्ट आदेश दिया था। तो उस आदेश से भाग करके कुछ लोग आ गए थे वृंदावन जी से, आपको याद होगा उधर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उन्हें क्या दी थी? शरण दी थी। श्रीनाथ जी का मंदिर, सिंहहाट, नाथद्वारा, सब जानते। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप लोगों की श्रृंखला जुड़ गई ना, तो मुझे लगता है आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अब पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण तो अनाजी के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन औरंगजेब का क्या योगदान है कि इस मंदिर की जो मूर्ति होती है ना, मूर्ति को पानी में फिकवा दिया। किसने? पानी में फिंकवा दिया। और ये कौन फिंकवाएगा? वो हमें पता चली गया, पानी में फिंकवा दिया। और ये पानी में कौन फिंकवाता है? अभी हम बात कर सकते हैं जिस व्यक्ति की, वो है औरंगजेब। ठीक है, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। एक बार आप लोग पुनः इस सारी चीज पर दृष्टि डालोगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की अर्णोराज और आनाजी की। अपने पिता अजय राज की मृत्यु के बाद ये क्या बने? राजा बने 1133 से 1155 ईस्वी। और 1137 ईस्वी में चंद्रा या बांडी नदी के पानी को, है ना, बांडी के नदी के पानी को रोक करके उसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं? ये बनाते हैं, ये वहां पर झील बनाते हैं। झील का नाम है आना सागर झील। और मैंने आपको बताया ये कहते हैं तुर्की सेना के रक्त से रंजित भूमि को साफ करने के लिए बनाई जाती है। और ये भी बताई आना सागर झील है जो नाग पहाड़ हुआ है तारागढ़ के क्या है? मध्य है। अगली बात की कि मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा यहाँ पर क्या करवाया जाता है? शाही बाग व दौलत बाग या सुभाष उद्यान का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। और मैंने आपको बताया इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब से इत्र का निर्माण करवाया जाता है। गुलाब से इत्र का निर्माण करने का ये क्या हो गया? आविष्कार हो गया, खोज हो गया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। शाहजहां ने यहाँ बारादरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और अनाजी पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं, लेकिन औरंगजेब इसे क्या कर, इसकी मूर्ति पानी में फिंकवा देते हैं। यह बात मित्रों आपको याद हो गई होगी। मैं एक सीधी भाषा में आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ। बात यह है टबरों जब आप ये पढ़ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं? मूल बात पर अगर आप गौर करा तो बा है मुगल बादशाह पहल पोता है जहांगीर। ठीक है, वे आगे हटे के बना दिए एक दौलत बाग को के कर दे निर्माण। और बिंगोब के नाम है सुभाष उद्यान। ए अठू पाछा जावे। ठीक है, और जा गए आपके बेटा ने कहे बेटा मैं देख गयो के सुभाष उद्यान मतलब एक दे गयो, दौलत बाग दे गयो, जयपुर गयो मैं, आना सागर झील ही देखी। ठीक है, तो ओ के करे जहांगीर को बेटो शाहजहां बात के पापा थे तो गया, मने क्यों को ले गया? मैं अब जाके देगा शू, हनी मैं ही देगा शू, बटे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होली। तो फिर शाहजहां आवे और शाहजहां आगे के बना दे बारादरी। ठीक है, मतलब इन्होंने तो एक दौलत बाग का निर्माण करवाया, ये 12 है ना, तो बारादरी का क्या कर देते हैं? निर्माण करवा देते हैं। तो ये बात थोड़ा आप लोग याद कर लेना। सारी बात मैंने बताई है। नूरजहां की माँ आई है, नूरजहां खुद नहीं, माँ का नाम है अस्मत बेगम। ठीक है, इसके द्वारा गुलाब से क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। और जो कि किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। और इधर मैंने ये मुगल शासकों का क्रम लिखा है। आगे अपन इंडियन हिस्ट्री की जब पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो उसमें इनको भी हमें विस्तार से पढ़ना होगा। देखो अब अपन बात करते हैं इसी शासक के कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। ठीक है, एक मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं। इसके जो दरबारी थे, दरबारी विद्वान थे, और उनका नाम था, एक का नाम था देवबोध, एक का नाम क्या था? देवबोध, व एक का नाम था धर्म घोष। तो ये दोनों आप लोग याद करोगे, दरबारी विद्वान देवबोध व धर्म घोष। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं इसी शासक की। अब यहाँ पर दो छोटे छोटे अपन युद्ध संघर्ष करवाते हैं। एक तरफ तो अपना कौन है? अजमेर है, और अजमेर के जो शासक है, और इस शासक का नाम क्या है? आनाजी, इसे कहा जाता है अर्णोराज को, और ये आनाजी। ठीक है, दूसरी तरफ साथियों क्या होता है? एक तरफ गुजरात है,
किसकी बात कर रहा हूं मैं, गुजरात की। और गुजरात में यहाँ आपको याद होगा इधर वंश कौन सा है, चौहान वंश के शासक है। और यहाँ पर चालुक्य वंश है ना, सोलंकी वंश भी उसे कहा जाता है। तो चालुक्य वंश है ना, चालुक्य वंश के यहाँ पर शासक है। और उस शासक का नाम क्या है, ये याद रख लेना आपको, जय सिंह सिद्धराज। ध्यान देना भाई, जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। चालुक्य शासक का नाम है जय सिंह सिद्धराज। और ये जय सिंह सिद्धराज क्या करता है, ये जो अर्णोराज चौहान है राजा बनता ही है उसी समय ही, यानी अगले वर्ष राजा 33 में बनता है 1100 में। और ये आक्रमण करता है 1100 कब, 34 ईस्वी में। 1134 ईस्वी में ये सीमा विवाद को लेकर किसके ऊपर आक्रमण करता है, ये आक्रमण करता है आनाजी के ऊपर। ध्यान देना, आक्रमण गुजरात का चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज है, ये करता है 1134 ईस्वी में आनाजी के ऊपर, अजमेर पर, ठीक है। तो होता यूं है कि इस आक्रमण में क्या होती है, जय सिंह की हो जाती है हार, जय सिंह की क्या हो जाती है भाई, हार। और अब आपको पता है आनाजी की क्या हो जाएगी, जीत, ठीक है। ये तो स्पष्ट सी बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये हार जाते हैं तो ये तो एक परंपरा सी बनी हुई थी कि हारने वाले को जीतने वाले के साथ क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक संधि होती है, और वो संधि क्या है, ये जो जय सिंह है इसकी एक पुत्री होती है, पुत्री, और उस पुत्री का नाम है कांचन देवी, कांचन देवी। ध्यान देना भाई, कांचन देवी। और ये क्या काम करता है, इस शर्त के तहत पुत्री कांचन देवी का विवाह कर दिया जाता है, किसके साथ, अर्णोराज के साथ, है ना। विवाह संपन्न करवा दिया जाता है, किसके तहत, हारने की संधि के तहत, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद करना है। यहाँ से आप कितने ही असंख्य प्रश्न बना सकते हो, उत्तर दे सकते हो, कोई भी प्रश्न आ सकता है, कितने भी प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि अजमेर के ऊपर किस चालुक्य शासक ने आक्रमण किया गुजरात का, तो सिद्धराज जय सिंह है। आगे एक और आएगा जय सिंह सिद्धराज। और दूसरी बात बताई, इसकी पुत्री का क्या नाम है, कांचन देवी। इधर अजमेर का चौहान शासक कौन है, आनाजी, अर्णोराज। और जय सिंह आक्रमण करता है इसके ऊपर, पराजय किसकी होती है, जय सिंह सिद्धराज की, और विजय किसकी होती है, आनाजी की। संधि करनी पड़ेगी, तो इस जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है जिसका नाम क्या है, कांचन देवी, इसका विवाह कर दिया जाता है किसके साथ, आनाजी के साथ। तो मित्रों आ लड़ाई अर्णोराज के तो जोर की रही है, ब्यावड़ो हो गयो। तो अब आप बात करांगा एक और शासक की, जगह शासक का नाम है, देखो अभी तो वही संघर्ष जारी है, एक लड़ाई और करवाते हैं अपन लोग, और वो भी इस साइड ही। इधर तो कौन है, अजमेर है। देखो समझने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिखे, लेकिन याद जरूर करें इसको। अजमेर में अपना कौन है, आनाजी, ठीक है। अजमेर में अपना कौन है, आनाजी। और अगर अपन बात करेंगे इधर गुजरात की, ये गुजरात है, और गुजरात में यहाँ पर एक चालुक्य शासक है जिनका नाम है कुमार देव, है ना, कुमार देव, है ना। कुमार पाल लिखना, कुमार पाल, ठीक है, कुमार पाल। ध्यान देना। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण शासक की बात कर रही है, एक और युद्ध हमें यहाँ करवाना पड़ेगा। ये अजमेर में कौन है, अपने आनाजी है। और आनाजी की बात अगर अपन करें, ठीक है, तो देखो गौर करके सुन लो। अजमेर में कौन है, आनाजी है। और गुजरात में चालुक्य शासक कौन है, कुमारपाल है। और जब कुमारपाल की बात करेंगे तो उसमें एक चीज आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर पुनः एक क्या होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध की जननी, है ना, कौन होती है, इनका आपस में कलह होता है। और इसी अजमेर के चौहान आनाजी की पत्नी है, और उस पत्नी का नाम क्या है, तो वो भी आप लोगों को याद कर लेना है, सोमल देवी। और ये जो सोमल देवी है, इसी से झगड़ा शुरू होता है। देखो कैसे होता है, मैं बता देता हूँ, है ना, याद करवा रहा हूँ, ये याद करवाने की जरूरी है। इस आनाजी की पत्नी है, और पत्नी का नाम क्या है, सोमल देवी। सुन रहे हो आप लोग मुझे अच्छी तरह से, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये आनाजी है, इसकी पत्नी का नाम क्या है, सोमल देवी। और इधर क्या है, गुजरात का शासक कौन है, कुमारपाल। यह बात तो ये होती है कि कुमारपाल के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किसके ऊपर, आनाजी के ऊपर। और यहाँ कुमारपाल की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है।
कुमारपाल की विजय होगी तो आनाजी की क्या हो जाएगी भाई, हार हो जाएगी। कुमारपाल की जब क्या होगी, विजय होगी, तो आनाजी की हमें क्या दिखाई देगी भाई, हार। स्पष्ट है, एक की हार होगी तो एक की क्या होगी, विजय होगी। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और महत्वपूर्ण है कि जब कोई हारेगा तो उसे क्या करनी पड़ेगी, संधि। जब कोई हारेगा तो उसे क्या करनी पड़ेगी, संधि। तो अब संधि के तहत क्या होता है कि ये जो कुमारपाल है ना, ये संधि करेगा इसके साथ, तो ये जो ये अनाजी है, अर्णोराज है अपने, इनकी एक बहन होती है और बहन का नाम क्या है, बहन का नाम है जलहण। बहन का नाम क्या है, जलहण। और इस जलहण की क्या, इसकी शादी कर दी जाती है किसके साथ, कुमारपाल के साथ। इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो ये एक क्या हो गई, पुनः संधि हो गई किसके बीच में, गुजरात और अजमेर के बीच में। बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, एक बार पुनः सुन ले और इसको याद करने का पूरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूरा का पूरा और सुंदर सा। जब अपन बात करेंगे अजमेर की, अजमेर में अनाजी है और गुजरात में कुमारपाल है। और ये अनाजी क्या होते हैं, अनाजी की पत्नी है जिसका नाम है सोमल देवी। ये इस कुमारपाल की क्या है, बहन है। ठीक है, याद कैसे करना, देखो ये अनाजी क्या करता है, ये इस कुमारपाल के बारे में बुरा भला कहता है। सुनोगे ते बातड़ी, अनाजी कहता है आपकी लुगाई के सामने की मतलब सास डालने की बुरो भलो कहवा। तो एक बात तो थे जानो यो क्या, लुगाई नहीं मोटी मोटी बातें सहन कर लिए, लेकिन पीर की कटवी सहन कौन कर सके ना, मतलब पीर पक्ष की आलोचना सहन नहीं कर पाती, कौन, महिला। तो जद कहवा आके कहते सावल मान जो थे मेरे भाई ने जानो को नहीं के मेरा भाई बहुत तकड़ो है कुमारपाल। ठीक है, तो ओ कहते देख खड़ो है तेरे भाई ने। ठीक है, ऐसा भाई घना ही फिर है। ठीक है नहीं, तो बात आज इतनी तगड़ी बढ़ गई तो थाने ठाइए फेरी चरम उत्कर्ष के हुए। तो फिर आ के करे सोमल देवी आप भाई ने के करे फोन करे। ठीक है, पहली व्हाट्सएप कॉल करे, वो उठावे कौन, फिर के फोन करे तो ई फोन मुंह के हुए थान ठाई है। बात में आ की बड़ा चढ़ा के कह दिए क्या थाने नहीं थारा बने जी के करा गाल काटा भाई जी। तो भाई जी तकेड़ा हाई, भाई जी ने रीस आ गई और भाई जी कह गयो ले गए लाठी छोटा, आ गया वाठे खटे अजमेर आ गए। पहले तो गणेश जी ने कुटिया। ठीक है, और बाद में शांति करके चुप रख दिया और फिर संधि करी और फिर गणेश जी की जगह बहनी बिंगो नाम के और जलने और बिंग सागे क्या कर लियो ब्याह। तो ये एक क्या हुई संधि जो कि महत्वपूर्ण संधि थी। और मैंने आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात और बता दी है, वो किसके बारे में, अर्णोराज के बारे में। 2 युद्धों की बात मैंने आपको अपनी भाषा में आपको समझा दी है। तो मित्रों इन 2 युद्धों के बाद भी है ना अर्णोराज की जो ख्याति में कोई कमी नहीं आई। चालुक्यों के साथ यानी गुजरात के इनका लगातार क्या रहता था, संघर्ष जारी रहता था। अब देखो कुछ और बातें हैं वो भी मैं आपको बताना नहीं भूलूंगा, महत्वपूर्ण बात है। अगर अपन किसकी करें, अर्णोराज की, तो एक बात महत्वपूर्ण यह है कि अंत में जब अपन बात करेंगे 1155 ईस्वी में क्या होता है, 1155 ईस्वी में ये क्या होता है, 1155 ईस्वी में इसका पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम क्या है वो भी आप लोगों को याद करना है। पुत्र का नाम है जगदेव। पुत्र का नाम क्या है, जगदेव। 1155 ईस्वी पुत्र जगदेव द्वारा अर्णोराज की हत्या। अर्णोराज की हत्या, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्णोराज की हत्या, जब कोई पुत्र अपने पिता की क्या करता है, हत्या करता है, तो वह क्या कहलाता है, पितृहंता शासक। क्या कहलाता है मित्रों, पितृहंता शासक। पितृहंता शासक। और मैंने आप लोगों को यानी अपने राजस्थान के राजवंश के अंदर सभी वंशों के पितृहंता शासक पीछे करवा दिया है। एक बार मैं अगर आप लोगों को पुनः बताऊं तो बता सकता हूं, लेकिन आप पिछली कक्षाओं में जरूर देखना। यहाँ पहले हम इसकी बात करते हैं। 1155 ईस्वी में
ये पुत्र जगदेव है, किसका पुत्र है? अर्णोराज का है। अर्णोराज द्वारा जगदेव द्वारा अर्णोराज की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है? पितृहंता शासक है। और किस वंश का? चौहानों का। तो ये बात आप लोगों को याद करनी है। चौहानों का पितृहंता शासक कौन है? जगदेव है। हमने बात कर दी थी, काफी बात की, राठौड़ों में मालदेव हो जाएगा। और उधर हमने बात की थी किसकी? सिसोदिया में उदा की हमने बात की। और उधर हमने राठौड़ों में एक और बखत सिंह की भी हमने बात कर रखी है। और गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, तो वो अपने 5 शासकों के बारे में पितृहंता में ऐसा प्रश्न आता है। तो अर्णोराज आनाजी 1133 ईस्वी में और 1155 ईस्वी हमने पूरा काल इसका बताया। दरबारी कौन थे? देवबोध व धर्मघोष थे। तो ये भी इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक चीज आप लोग ये भी याद कर लेना कि जब अपन बात करते हैं उसकी यानी वराह मंदिर की, तो वराह मंदिर का जीर्णोद्धार समर नामक एक राजा होता है, वो करवाता है। तो आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य किया है। एक शासक है जिसका नाम अर्णोराज है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। इस प्रकार पिन पॉइंट पकड़ करके याद किया जा सकता है। ये 30 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 30 मिनट में आप है ना जबरन 3 घंटे की 4-4 घंटे की चीजें याद कर रहे हो। तो साथियों, मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को ये चीजें अच्छी लग रही होगी, बेहतर लग रही होगी, है ना। आज की कक्षा मैं इसी आशा व विश्वास के साथ संपन्न करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये क्या है? फायदेमंद है। जय हिंद, जय भारत।